बहुत स्वागत करता हूं आपके हमारे अपने YouTube चैनल करियर वे में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहां पर रेगुलर बेसिस पे आपकी क्लासेस चल रही हैं। आप अपना डेटा वेस्ट करने की बजाय कहीं अच्छे कामों में लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे वेव और साउंड की। साउंड का जो ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप आंसर देने की कोशिश करिएगा ताकि आपका अगर गलत भी होता है तो फिर बाद में सही हो जाए, अगली बार फिर दोबारा गलत ना हो। देखिए यहाँ पे आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। अगर पानी के अंदर हमको किसी ध्वनि को सुनना है तो हम किसका यूज़ करेंगे? ऑडियोमीटर का, ऑडियोफोन का, या हाइड्रोमीटर का, या हाइड्रोफोन का। तो जो यहाँ पे सही आंसर है आपका वो है हाइड्रोफोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए ये पेपर में पूछा हुआ है, इलाहाबाद एसएम के पेपर में पूछा था, आरआरबी सिकंदराबाद एसएम के पेपर में पूछा था। आज मैं सारे रेलवे के क्वेश्चन लेकर आया हूँ और सारे प्रीवियस ईयर के। चलिए देखिए, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुँचाता है? जो सुपरसोनिक विमान होता है, जो सुपरसोनिक की मैं बात करूँ, ब्रह्मोस हो गया, तो किसको हानि पहुँचाता है? आयन मंडल को, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल को, ऑप्शन सी वायुमंडल को, ऑप्शन डी ओजोन मंडल को। ये भी आरआरबी सिकंदराबाद एसएम के पेपर में पूछा हुआ है, यानी कि एनटीपीसी के पेपर में। तो मैं आपको बता दूं कि ओजोन मंडल को क्षति पहुंचाता है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। जो सुपरसोनिक विमान होती हैं उनमें से नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है और ये ओजोन मंडल के पास में उड़ान भरती हैं। जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है ओजोन मंडल को क्षति पहुंचाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये भी आपका एनटीपीसी में पूछा हुआ है, देख लीजिए, आरआरबी चंडीगढ़ का। सोनार जो है मुख्यतः उपयोग किया जाता है कहाँ पे? कौन करता है? डॉक्टरों के द्वारा, ऑप्शन बी इंजीनियरों के द्वारा, जो इंजीनियर होते हैं, ऑप्शन सी अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, ऑप्शन डी समुद्र यात्रियों के द्वारा। तो जो यहाँ पे आपका सही आंसर है वो है समुद्र यात्रियों के द्वारा, ऑप्शन डी। जो सोनार है इसका पूरा नाम पूछा जाता है, तो जो सोनार का पूरा नाम है वो है साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग। जो सोनार होता है, जैसे नीचे पनडुब्बी कहाँ पर है या समुद्र तल की गहराई क्या है, ये पता लगाने के लिए यूज होता है। साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग। आप लोग खुद नोट्स बना रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी आरआरबी एनटीपीसी का ही है। ताप की प्रत्येक डिग्री सेल्सियस वृद्धि में वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। अगर 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा दिया जाए तो कितना तापमान बढ़ेगा? सीधा सा प्रश्न। 61 सेमी पर सेकेंड, 61 सेमी पर सेकेंड, या 60 मीटर पर सेकेंड, या 60 फीट पर सेकेंड, या 0.61 किमी पर सेकेंड। तो जो यहाँ पे आपका सही आंसर है, देखिए बहुत कंफ्यूजन हो सकता है आपको। सही आंसर जो है आपका 61 सेमी पर सेकेंड। इसी को आप लिख सकते हैं 0.61 मीटर पर सेकेंड। अगर वायु में 1 डिग्री तापमान बढ़ा दिया जाए तो 0.61 मीटर पर सेकेंड ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, या फिर 61 सेमी पर सेकेंड चाल बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगला प्रश्न है प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए किस कांच का उपयोग किया जाता है? यानी कि लाइब्रेरी में किस कांच का उपयोग होता है? पायरेक्स कांच, यानी कि ऑप्शन बी कठोर होगा, यहाँ पे कठोर नहीं, कठोर कांच, ऑप्शन सी मृदु कांच, ऑप्शन डी सुरक्षा कांच। ये भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है, गोरखपुर का ही। तो जो सही आंसर है आपका, जो लेबोरेटरी होती है वहाँ पे पायरेक्स कांच का यूज होता है चीज़ों को बनाने के लिए, जो भी उपकरण होगा बनाने के लिए। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश कौन सी तरंग है? कौन सी तरंग है? तीक्ष्ण तरंग है, या प्रगामी है, या अनुप्रस्थ है, या अनुदैर्ध्य है?
तो जो प्रकाश में ध्रुवण की घटना होती है ये सिद्ध करती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, हम पढ़ चुके हैं। और ध्रुवण की घटना सिर्फ और सिर्फ अनुप्रस्थ तरंगों में होती है। आगे बढ़िए, देखिए दो दो बार पूछा हुआ ये। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से, ऑप्शन बी जनसंख्या से, ऑप्शन सी मनोविज्ञान से, ऑप्शन डी मुद्रा प्रचलन से। ये भी एनटीपीसी का पूछा हुआ प्रश्न है। तो जो डॉपलर प्रभाव है, डॉपलर इफेक्ट है, वो ध्वनि से संबंधित है। क्लियर है? आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आंसर दीजिए। और देखिए सारे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाने का मतलब ये था कि इससे पहले वाला जो पार्ट हम किए थे सारा एसएससी का प्रीवियस ईयर था। ये रेलवे का है, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपीएन टेक्नीशियन का। तो मैं चाहता हूँ कि आपको पूरा का पूरा जो है कंटेंट, जो भी थ्योरी वाला पार्ट है, आपको यहाँ मिल जाए, ठीक है, ताकि आपको इधर उधर ना भटकना पड़े। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? जीनोम कहते हैं, जीनोम प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, डी ब्रोगली प्रमेय, ऑप्शन डी ऊष्मागतिकी के सिद्धांत। तो जो यहाँ पे सही आंसर है आपका वो है डॉपलर प्रभाव। जो बिग बैंग थ्योरी है वो डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। चलिए आगे बढ़िए। मैं आपको डॉपलर प्रभाव क्या होता है एंड ऑफ द वीडियो में बता दूंगा, वीडियो के आखिरी में आपको जरूर बताऊंगा। अगला प्रश्न, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंगों की गति कैसी होती है? जो प्रकाश की गति होती है और रेडियो तरंगों की जो गति होती है वो क्या होती है? प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंगों की गति कम होती है या ज़्यादा होती है, एक समान होती है या अनंत होती है? और ये दो दो बार, तीन तीन बार पेपर में पूछा हुआ है। तो देखिए जो यहाँ पे आपका सही आंसर है वो है एक समान होती है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िए। देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा और आंसर देने की कोशिश करिए। निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक है? यहाँ पे जो दिया गया है चार ऑप्शन, इनमें से सबसे अधिक वेदन क्षमता किसकी है? अल्फा किरणों की या बीटा किरणों की, ऑप्शन सी गामा किरणों की, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन की। तो आंसर दीजिए। चलिए देखिए जो यहाँ पे सही आंसर है आपका वो है जो गामा कीड़े होती हैं उनकी वेदन क्षमता अधिक होती है। ऑप्शन सी, जो गामा कीड़े होती हैं इसकी वेदन क्षमता अधिक होती है। ये लगभग 30 mm मोटी एल्युमिनियम के चादर को भी भेद सकती है, ठीक है। पेनिट्रेटिंग पावर इंग्लिश में बोलते हैं। और देखिए दो दो बार पेपर में पूछा हुआ है, एसएम के पेपर में, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। चलिए इस क्वेश्चन को कर लीजिए, देख लीजिए। 3000 एंगस्ट्रॉम, जो 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति होगी 1 × 10 के पावर 15 होगा, 1 × 10 के पावर 15, 1 × 10 के पावर 14, 6 × 10 के पावर 4, 3 × 10 के पावर 15। तो यहाँ पे सही आंसर जो है आपका 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य प्रकाश की आवृत्ति होगी, वो होगी 1 × 10 के पावर 15 हर्ट्ज। ये कैसे आता है मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ आगे चलने से पहले। देखिए मैं जो बता रहा था आपको कि 3000 एंगस्ट्रॉम है आपका, 3000 एंगस्ट्रॉम, इसकी आवृत्ति क्या होगी? तो जो आवृत्ति होता है V होता है, और V = होता है C/λ। C यानी कि प्रकाश की चाल, लैम्डा यानी कि जो यहाँ पे दिया हुआ है तरंग दैर्घ्य, ठीक है। तो जो C होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, और जो लैम्डा दिया हुआ है 3000 एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने के लिए जो होता है 10 के पावर -10 मीटर, ठीक। अब ये भी मीटर में हो गया, ये भी मीटर में हो गया। जब -10 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 18, और ये 3 0 कम कर दीजिए, 18 यानी कि 15, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 × 10 के पावर 15 हर्ट्ज इसका सही आंसर था। चलिए आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला याद रखिएगा। बाकी मैं जब न्यूमेरिकल कराऊंगा आप लोगों को तो सारा एक्सप्लेन करूंगा। चलिए देखिए यहाँ पे जो आंसर निकल के आया था आपका 1 × 10 के पावर 15 हर्ट्ज,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आंसर दीजिए सभी लोग। जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह परिवहन करती है। जब कोई तरंग एक जगह से दूसरे जगह पे जाती है तो अपने साथ कैसे परिवहन करती है? पदार्थ का, किसका परिवहन करती है? पदार्थ का, ऑप्शन बी ऊर्जा का, ऑप्शन सी द्रव्यमान का, ऑप्शन डी कुछ नहीं। तो जो तरंग है जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो ऊर्जा का परिवहन करती है। ऑप्शन बी आपका सही है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न, बेल किसकी इकाई है? अगला प्रश्न ये है कि बेल किसकी इकाई है? ऑप्शन ए तीव्रता की, ऑप्शन बी पिच की, ऑप्शन सी तरंग दैर्घ्य की, ऑप्शन डी किसी की नहीं। तो देखिए जो बेल इकाई है वो है ध्वनि की, और ध्वनि ऑप्शन में दिया नहीं है, यानी कि आपका सही होगा किसी की नहीं। अगला देख लीजिए, जो बेल है वो ध्वनि की इकाई है। जो बेल है ध्वनि की इकाई है। आपने पढ़ा होगा डेसिबल, डीबी। तो एक बेल बराबर होता है 10 डीबी, और जो 8.686 डेसिबल होता है एक नेपर के बराबर होता है, और नेपर भी आपका ध्वनि की इकाई है। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऑप्टिकल फाइबर को आमतौर पर किस में प्रयोग किया जाता है? हम ऑप्टिकल फाइबर पढ़ चुके हैं ऑप्टिक्स में कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? ऑप्शन ए संचार में, ऑप्शन सी संगीत के औजार में, ऑप्शन बी बुनने में, ऑप्शन डी खाने के उद्योग में। जो माइन होती हैं, खदानें, उनके उद्योग में। तो जो यहाँ पे सही आंसर है आपका वो है संचार में। ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू सिग्नल भेजी जाती हैं, तो संचार में इसका यूज होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आरआरबी टीसी में पूछा गया था, एनटीपीसी का ही है, 2005 का। जो डेसिबल है, डेसिबल के मापनी में, डेसिबल में जब हम मापते हैं तो 20 डेसिबल ध्वनि 10 डेसिबल ध्वनि से कितना गुना उच्च है, अधिक उच्च है? तो कहेंगे कि 10 से 20 कितना गुना? 2 गुना। आप ऑप्शन ए को टिक कर देंगे, जो सरासर गलत है। जो 20 डेसिबल ध्वनि है 10 डेसिबल ध्वनि के तुलना में 10 गुना अधिक है। कितना गुना अधिक है? 10 गुना। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा यहाँ पे, और ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए, और अगला प्रश्न कई पेपरों में पूछा हुआ है। आरआरबी एएसएम 2001 में पूछा गया था, आरआरबी कोलकाता 2002 में पूछा गया था। देखिए हवा में ध्वनि का वेग क्या है? हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 30,000 मीटर पर आवर, ऑप्शन बी 332 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 1000 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 300 मीटर पर आवर। यहाँ पे घंटा लिखा हुआ है, आवर बोलते हैं, ठीक है। तो सही आंसर जो है आपका यहाँ पे वो है 332 मीटर पर सेकेंड। जो हवा में ध्वनि का वेग होता है वो होता है 332 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, अब पूछा जाता है कि एट द रूम टेम्परेचर, कि जो रूम का तापमान होता है उसमें हवा की चाल कितनी होती है? रूम तापमान पर हवा की चाल कितनी होती है? तो वो होती है 344 मीटर पर सेकेंड। ये पूछा हुआ प्रश्न है, नोट डाउन कर लीजिएगा। 344 मीटर पर सेकेंड, कहाँ पे? रूम टेम्परेचर पे। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न, छोटे रंगीन कागज के टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए यंत्र है। कौन सा यंत्र से? जो बच्चे नहीं होते हैं उनके लिए एक छोटी सी दूरबीन आती है, जिसे घुमा घुमा कर वो पिक्चर देखते हैं। उसमें एक रील लगी होती है, वो घुमाते हैं तो कभी कोई दिखता है तो कभी कोई दिखता है। तो किससे देखा जाता है? उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए कैलिडोस्कोप, ऑप्शन बी बायोस्कोप, ऑप्शन सी माइक्रोस्कोप, ऑप्शन डी इपीडियास्कोप, इपीडियास्कोप। तो जो यहाँ पे आपका सही आंसर है वो है कैलिडोस्कोप। देखिए अगला प्रश्न, जब ध्वनि तरंगे वायु से पानी की ओर गमन करती हैं तब निम्न में से किस परिमाण में परिवर्तन नहीं होता है?
ये प्रश्न मैं आपको करा रखा हूँ पहले भी, लेकिन लैंग्वेज दूसरी थी। एसएससी में पूछा था और ये आरआरबी में पूछा हुआ 2007 में। मैंने बोला था कि कम से कम 15 बार इस प्रश्न को पूछा गया है, तो यहाँ पे लैंग्वेज दूसरी है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे देखना है। देखिए, जब ध्वनि तरंग वायु एक माध्यम, पानी दूसरी माध्यम में जब जाएगी तो क्या नहीं बदलेगा? तो जो आपका नहीं बदलेगा वो होगा आवृत्ति। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? इसमें कौन सा ऐसा कथन है जो ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? इनको ध्रुवित किया जा सकता है। मैंने बताया है कि ध्वनि तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है पहले वीडियो में। सिर्फ प्रकाश तरंग जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं उनको ही ध्रुवित किया जा सकता है। ये ऑप्शन गलत है। ये निर्वात में चल सकती हैं, प्रकाश तरंगें निर्वात में चल सकती हैं, ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं, क्योंकि प्रकाश तरंगों को चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए, लेकिन ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम चाहिए। निर्वात मतलब खाली जगह, यहाँ तो चलेगा नहीं। 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये कथन आपका बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, गलत है। तो जो यहाँ पे आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ध्वनि तरंगों के लिए ऑप्शन सी बिल्कुल सत्य कथन है। चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, जो अवश्रव्य तरंगें होती हैं उनकी आवृत्ति कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन बी 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन सी 20 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन डी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। तो जो अवश्रव्य तरंगें होती हैं वो बड़े जानवरों के द्वारा सुनी जाती हैं, जैसे कि हाथी, गेंडा, तो वो सुनती हैं 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि। ऑप्शन ए, उन्हें बोलते हैं अवश्रव्य तरंगें। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है आपका। अगला देखिए, अगला है आपका प्राश्रव्य तरंगे। प्राश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति होती है, कितनी होती है? 20 हर्ट्ज और 1000 हर्ट्ज के बीच, 1000 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच, ऑप्शन सी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन डी 20 हर्ट्ज से कम। तो जो प्राश्रव्य तरंगे होती हैं वो यहाँ पे होती हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो यहाँ पे ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन में है। ऑप्शन सी देखिए, यहाँ पे किलो लिखा हुआ है। किलो यानी कि 1000 ऐड कर दीजिए इसमें 3 जीरो, हमने पिछली वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो होगा 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की तरंगों को बोलते हैं प्राश्रव्य तरंगे। और ये छोटे जानवरों के द्वारा सुनी जाती हैं, जैसे कुत्ता, चमगादड़। आगे देखिए, अगला प्रश्न, प्राश्रव्य तरंगे मनुष्यों द्वारा ऑप्शन ए सुनी जा सकती हैं, ऑप्शन बी कभी कभी सुनी जा सकती हैं, ऑप्शन सी कभी नहीं सुनी जा सकती हैं, ऑप्शन डी NOT, नॉट, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, प्राश्रव्य तरंगे हमने बताया आपको कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, उसे बोलते हैं प्राश्रव्य तरंगे। ये कुत्ता और चमगादड़ सुन सकते हैं, तो आदमी कभी नहीं सुन सकते हैं। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। और जो आदमी सुन सकते हैं उनकी जो आवृत्ति होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, इनके बीच में ही सुन सकते हैं आदमी। 20 हर्ट्ज से कम होगा उसे बोलते हैं अवश्रव्य, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा उसे बोलते हैं प्राश्रव्य। उम्मीद है कि आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। इसे बड़े जानवर सुनते हैं, हाथी हो गया, गेंडा हो गया, किसको? अवश्रव्य को, और प्राश्रव्य को कुत्ता और चमगादड़, याद रखिएगा। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है आपका, प्रस्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? जो प्रस्रव्य तरंगें होती हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक की, उसे किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? अधिक को मैं प्लस से दिखा रहा हूँ। ऑप्शन ए न्यूटन ने, ऑप्शन बी गाल्टन ने, ऑप्शन सी हर्ट्ज ने, ऑप्शन डी फैराडे ने। तो जो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यहाँ पे सही है आपका, गाल्टन ने ही सीटी बजाकर प्रस्रव्य तरंगों को सबसे पहले उत्पन्न किया था। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की बारंबारता की ध्वनि निम्न में से क्या है? हमने बताया जो कि मनुष्य हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। तो अल्ट्रासाउंड है या इंफ्रासोनिक है या हाइपरसोनिक है? कि इंग्लिश में भी नाम याद रखिएगा, जो प्रस्रव्य तरंगें होती हैं उनको बोलते हैं हम अल्ट्रासोनिक, और जो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि होती हैं, जो अश्रव्य तरंगें होती हैं, उनको बोलते हैं इंफ्रासोनिक, और जो श्रव्य तरंगें होती हैं ऑडिबल, वो मनुष्य सुन सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की बारंबारता की ध्वनि होती है जो मनुष्य सुन सकता है। चल, सेशन को यहीं ख़त्म करता हूँ मैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इस तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।